अब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में जाने के पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स कितने होते हैं। और हम लोग किसकी बात करेंगे यहां पर? तो यहां पर अगर कंडक्टर की बात करें तो दो कंडक्टर होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कितने कौन से होते हैं? तो वो मेटल होते हैं। So these conductors conduct electricity by flow of electron। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और डीसी से पास करते हैं। डीसी क्यों यूज करते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, और हम लोग का फोकस किस पर रहेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पर रहेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को बेसिकली हम लोग को पढ़ना है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये 100% आयोनाइज्ड होते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हाई कंडक्टिविटी होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में लो कंडक्टिविटी होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल की बात करें, NaCl, HCl, HNO3। वीक की बात करें, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस पर फॉर्मूला यूनिट। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक चार्ज, यानी कि नंबर ऑफ आयंस पर फॉर्मूला यूनिट ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, आयन का चार्ज ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछ दिया गया NaCl और MgCl2, इन दोनों में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? तो NaCl, इसका फॉर्मूला यूनिट में दो ही आयन है, Na प्लस Cl माइनस, दो आयन से। MgCl2 फॉर्मूला यूनिट में एक तो मैग्नीशियम है 2+ का चार्ज और दो क्लोराइड है, तो यहां पर 3 आयन है। तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? MgCl2 की ज्यादा हो जाएगी। हेंस कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 इज हायर। अब यहीं पर इसी क्वेश्चन को दे दिया गया, या फिर चलिए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। Cu2+ एंड Cu+, तो इनका एक्वा सॉल्यूशन है, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा? तो इस पर
हायर चार्ज है और इस पर लोअर चार्ज है, इस पर है +2। तो जाहिर सी बात है कि 2+ की कंडक्टिविटी Cu+ से ज्यादा होगी। अब अब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, पहला हम लोग लेते हैं इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अब जैसे कि मान लिया NaCl है, आयन कौन कौन से बने, Na+ और Cl-। अब मान ले कि इनके बीच जो अट्रैक्शन है वो अगर ज्यादा होगा, जब ज्यादा होगा तो दोनों आयन फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए। तो जब फ्री नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, लोअर आयोनिक मोबिलिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से लोअर कंडक्टिविटी हो जाएगी। ग्रेटर अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, इससे क्या हो जाएगा, मोबिलिटी लिखिए लोअर, आयोनिक मोबिलिटी। और आयनिक मोबिलिटी घट गई, इसका मतलब लोअर कंडक्टिविटी। अब दूसरा हम लोग लेते हैं नेचर, यानी कि पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। हायर पोलैरिटी होगी तो हायर आयोनाइजेशन होगी, यानी कि आयंस में वो ज्यादा टूटेंगे, यानी कि हायर कंडक्टिविटी होगी। सो हायर पोलैरिटी, greater ionization, greater ionization, and greater ionization means higher conductivity। और यहां पोलैरिटी हाई का मतलब इसको आप ऐसे भी लीजिए, पोलैरिटी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी डिपेंड करती है। तो जिस भी सॉल्वेंट की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, यानी कि वो ज्यादा पोलर होता है, जैसे वाटर, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, तो इसकी जगह पर हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तीसरा है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी, जैसे वाटर जो है लेस विस्कस है और शहद जो है वो ज्यादा विस्कस है। अब दोनों में जो है आप तुलना कर लीजिए कि अगर मैं पानी में नहाने जाऊं तो आराम से वापिस आ जाऊंगा, और मान ले कि शहद की कोई नदी हो और उसमें मैं नहाने जाऊं तो बताइए क्या मेरा मेरा हाल होगा, मैं उसी में चिपक के रह जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि विस्कोसिटी बढ़ रही है तो मोबिलिटी घट रही है। इंक्रीज इन विस्कोसिटी मींस डिक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी, और जब आयनिक मोबिलिटी घट जाएगी यानी कि डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। अब है सॉल्वेशन, या हम इसे हाइड्रेशन भी कहते हैं अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो, यानी कि वाटर के साथ उसका इंटरेक्शन अगर हायर सॉल्वेशन है तो हाइड्रेटेड आयनिक साइज बढ़ जाएगी। लार्जर हाइड्रेटेड आयनिक साइज, जब हाइड्रेटेड आयनिक साइज बढ़ जाएगी इसका मतलब है कि मोबिलिटी कम हो जाएगी, और मोबिलिटी कम होने का क्या मतलब हुआ कि कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। आप पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि ये क्या कह रहा है। जैसे कि मान लिया वाटर के अंदर में कोई आयन गया है ना, कोई आयन गया A+, तो इसको वाटर ने चारों तरफ से, अब देखिए वाटर में दोनों पोल हैं +- तो इसका ऑक्सीजन वाला हिस्सा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी कि वाटर ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। अब ये इस तरह से समझ जाइए कि वाटर ने अपना घेरा बना लिया, तो वो जो आयन है जो वाटर के साथ इसने जो रिएक्ट किया
या इनका इंटरेक्शन हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड आयन कहेंगे। तो अब जरा देखिए, ए प्लस की साइज तो इतनी ही थी और वाटर की वजह से उसकी साइज इतनी हो गई। अब जब ये बल्कि हो गया तो इसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, मोबिलिटी घट जाएगी। तो मोबिलिटी घटेगी तो कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। यहां पर चीज को समझना है। हम यहां पर दो तरह से चीजों को समझेंगे। कंडक्टिविटी ऑर्डर अगर सेम अनायन दिया हुआ हो, जैसे कि मान लिया लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रूबीडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, ये सारे फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम। और यहां पर देखिए सबों में क्लोराइड है, यानी कि क्लोराइड की हमें, जब क्लोराइड सबों में कॉमन है तो हमें क्लोराइड की कोई चिंता ही नहीं करनी है। हमें किसे किसे चेक करना है, तो हमें चेक करना है लिथियम का सोडियम कैटायन, पोटेशियम कैटायन, और सबों पर क्लोरीन माइनस है तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। अब हाइड्रेशन किसकी ज्यादा होती है? देखिए, जो जितना छोटा आयन होगा ना उसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी, और जब हाइड्रेशन ज्यादा होगी तो उसका हाइड्रेटेड आयोनिक साइज भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम आयन की बात करें तो इसमें सबसे छोटा लिथियम आयन है। तो लिथियम आयन की साइज सबसे कम है, जिसकी वजह से इसका जो हाइड्रेटेड आयनिक साइज होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि इसकी मोबिलिटी, इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम हो। यहां पर एक और चीज याद रखिए, स्मॉल आयन हाई हाइड्रेशन, बिग आयन लो हाइड्रेशन। तो स्मॉल आयन की हाइड्रेशन ज्यादा होगी, छोटा है तो सभी वाटर के पार्टिकल उसको घेर लेंगे, आराम से उसे दबा देंगे। और बड़ा आयन है तो वाटर उसे भी घेरेगा ही, लेकिन उसे पूरी तरह से दबा नहीं पाएगा, क्योंकि वो बल्कि है तो वो ज्यादा जो है उसका हाइड्रेटेड आयनिक साइज बन नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन कम होती है ना। स्मॉल आयन की ज्यादा हाइड्रेशन होती है, बिग आयन की लो हाइड्रेशन होती है। तो ज्यादा हाइड्रेशन का मतलब ज्यादा हाइड्रेटेड आयोनिक साइज, लेस हाइड्रेशन का मतलब स्मॉलर हाइड्रेटेड आयोनिक साइज। तो आयनिक, तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर एक्वा सॉल्यूशन बना हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन है सॉल्ट का, तो जो स्मॉल आयन वाला जो होगा उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम हो। अब चलिए यहीं पर हम लोग चार्ज के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। कंडक्टिविटी ऑर्डर फॉर सेम चार्ज। अगर चार्ज सेम हो, यहां हमने क्या देखा, अनायन सेम था और यहां पर चार्ज सेम है। हमने लिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों के तीनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, यानी कि इन तीनों में नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ शेल 3 है। तो चार्ज ज्यादा का मतलब हुआ कि इसकी साइज कम हो गई। तो सबसे पहले हम लोग साइज की बात कर लेंगे। यहां पर साइज लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो साइज घटती है ना। इन पीरियोडिक टेबल साइज डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। तो तीनों थर्ड पीरियड के हैं। तो अगर हम साइज की बात करें तो सोडियम प्लस सबसे बड़ा, मैग्नीशियम 2 प्लस सबसे उससे छोटा, और एल्यूमिनियम 3 प्लस
सबसे छोटा। अब यहां पर ये क्या है, लार्जर है, और ये क्या है, यहां पर स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, मोर हाइड्रेटेड, और ये क्या हो जाएगा, लेस हाइड्रेटेड। तो इसका हाइड्रेटेड आयनिक साइज बढ़ जाएगा और इसका हाइड्रेटेड आयनिक साइज घट जाएगी। तो जो साइज में स्मॉलर हो जाएगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी और इसकी लिस्ट कंडक्टिविटी। तो अब यहां पर हम क्या देखेंगे कि जो आयन बड़ा है, जो आयन बड़ा है उसकी कंडक्टिविटी हाइड्रेशन में ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हाइड्रेशन के एब्सेंस में ठीक उल्टा होने वाला है। अभी हम लोग हाइड्रेशन पर ध्यान दे रहे हैं तो हाइड्रेशन को ही बढ़ेगी। अब हम लोग बात करेंगे साइज ऑफ आयन। इसकी दो कंडीशन में हम लोग बात करेंगे। जब नॉन एक्वस मीडियम हो और जब एक्वस मीडियम हो। नॉन एक्वस मीडियम का मतलब है कि यहां वाटर नहीं है, एक्वस मीडियम में वाटर है। तो नॉन एक्वस का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर NaCl है तो यहां हमने जैसे लिया एक्वस सोडियम क्लोराइड और इसमें हमने लिया मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, यानी कि वो पिघला हुआ है ना, यानी कि मीडियम इसमें कोई भी नहीं है, जो कुछ भी है वो खुद सोडियम है और क्लोराइड है। तो दोनों में ये बिल्कुल अलग हो जाता है कंडक्टिविटी। नॉन एक्वस में स्मॉलर आयन हायर कंडक्टिविटी, लेकिन एक्वस मीडियम में स्मॉलर आयन को जब हम वाटर में रखेंगे तो उसकी हाइड्रेशन होगी, खूब हाइड्रेशन होगी, और ज्यादा हाइड्रेशन की वजह से लार्जर हाइड्रेटेड आयन में बदल जाएगा। और लार्जर हाइड्रेटेड आयन का क्या मतलब हुआ, लोअर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी साइज पर ही डिपेंड करती है, जो छोटा है ज्यादा स्पीड में मूव करेगा, है ना। लेकिन नॉन एक्वस में तो डायरेक्टली हम आयन को देखकर साइज पता कर सकते हैं, लेकिन एक्वस में क्या होगा, जो सबसे छोटा है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसका हाइड्रेटेड डायमीटर जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि साइज बढ़ जाएगी और इसलिए कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो अब जैसे एग्जांपल लीजिए, Cu2+ है और Cu+ है। तो Cu2+ जो है ये सबसे छोटा है, तो इसकी कंडक्टिविटी नॉन एक्वस में ज्यादा होगी। अब यहीं पर हम लोग Cu2+ लेते हैं और Cu+ लेते हैं, तो इसको ऐसा समझिए, ये स्मॉलर है और ये बिगर है, ये स्मॉलर है, ये बिगर है। लेकिन स्मॉलर होने की वजह से हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो हाइड्रेटेड आयनिक साइज है कम हो जाएगी और इसकी हाइड्रेशन कम होगी, जिसकी वजह से सॉरी ये मैंने हाइड्रेटेड आयनिक साइज बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी और इसकी हाइड्रेटेड आयनिक साइज घट जाएगी। तो यहां पर कंडक्टिविटी Cu+ की ज्यादा हो जाएगी। तो नटशेल में आप ऐसे याद रखें कि स्मॉलर आयन की कंडक्टिविटी
नॉन एक्वस में हायर होती है, स्मॉलर आयन की कंडक्टिविटी एक्वस मीडियम में कम होती है। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड में ही, KClO2 एंड NaClO2, इनमें पूछा जा रहा है हुज कंडक्टिविटी इज मोर, कि जब कंपेयर करनी होती है तो जो उसमें सेम है, कॉमन है, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है? ClO2, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे हम। तो अब पोटेशियम पर प्लस का चार्ज है, सोडियम पर प्लस का चार्ज है, लिथियम सोडियम पोटेशियम ऊपर से नीचे साइज बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट साइज घटती है प्रोडिक्टिवली। तो पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम क्या है? बड़ा है, सोडियम क्या है? स्मॉल है। तो जब ये स्मॉल है तो इसकी ज्यादा हाइड्रेशन होगी, और ये क्या होगा? लेस हाइड्रेटेड। तो लेस हाइड्रेटेड होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और ये ज्यादा हाइड्रेटेड हो गया यानी कि हाइड्रेटेड आयनिक साइज बढ़ गई, लेस कंडक्टिविटी। और कुछ बचा क्या? यस, एक और है टेम्परेचर। देखिए, एच टेम्परेचर इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अगर लिक्विड है तो विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो विस्कोसिटी कब होती है? जब इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो जब विस्कोसिटी कम हो गई, इसका मतलब है कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो गई, यानी आयन और आयन के बीच की पकड़ ढीली हो गई। तो जब आयन और आयन के बीच की पकड़ ढीली हो गई, यानी कि आयन फ्री है इधर उधर भागने के लिए, मूव करने के लिए, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो फाइनली हमने क्या देखा? टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इस बीच के जितने पैरामीटर हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज हम लोग को देख लेनी चाहिए, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। यहां पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी कि अल्फा की बात करेंगे। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूशन बढ़ेगी तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगी? बढ़ेगी। अल्फा इक्वल टू लैम्डा सी लैम्डा नॉट, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। लैम्डा का क्या मतलब हुआ? कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। लैम्डा नॉट का मतलब कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन बढ़ेगी तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगी, यानी कि आयन और आयन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, यानी कि अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में समझेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन का कोई फर्क पड़ता है क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है ऑलरेडी फुल्ली आयोनाइज्ड है, ये मैं पीछे बता भी चुका हूं एक जगह पर। तो ये पहले ही आयोनाइज्ड है 100%। अल्फा क्या होता है? 1 होता है, 100% होता है। तो डाइल्यूशन करने पर क्या होगा कि आयन और आयन के बीच की जगह बढ़ेगी, और जगह बढ़ेगी तो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन कम होगा। तो हम यहां लिखेंगे कि हियर
डाइल्यूशन रिड्यूसेस इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, जिसकी वजह से मोबिलिटी आयन की बढ़ जाएगी। और मोबिलिटी बढ़ने का क्या मतलब है? कंडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? जब डाइल्यूशन होगा तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन तेजी से बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ने लगेंगे। देखिए यहां नंबर ऑफ आयन सेम थे, यहां पर लिख लीजिए नंबर ऑफ आयंस सेम है, केवल इंटर आयोनिक इंटरेक्शन जो है वो घट रहा है। और यहां पर तो नंबर ऑफ आयंस ही बढ़ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मोबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी कि डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी दोनों केस में बढ़ती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो खूब कंडक्टिविटी तो पहले से ही है, डाइल्यूट करने से थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहां कंडक्टिविटी कितनी बढ़ती है? स्लाइटली। और यहां कितनी बढ़ती है? शार्पली। ये अंतर है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लाइटली, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी इंक्रीजेज शार्पली। अच्छा, हम लोग एक इक्वेशन देखेंगे, डेबी हकेल ऑनसेगर इक्वेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ये। इसमें एक फॉर्मूला है लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी। तो इसमें कंपटीशन पे में ज्यादा इस पर क्वेश्चन आते हैं। अभी जो है केवल आपको फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जा सकता है या फिर फॉर्मूले को पहचानने के लिए दिया जा सकता है ना। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक ऑप्शन की तरह रह सकता है ये। अब यहां पर सारे पैरामीटर्स क्या हैं? लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, सी भी लिख लीजिए, नहीं भी लिख सकते हैं ना। लैम्डा एम नॉट, ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बी जो है एक कांस्टेंट है जो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट टाइप एंड टेम्परेचर, और सी यहां पर कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा, यहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग जानते ही हैं कि क्या है ये, इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द स्टेज वेयर इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी आयोनाइज्ड थे, तो ये क्यों लिखा हुआ है कंप्लीटली आयोनाइज्ड? तो इसका मतलब है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। फर्दर डाइल्यूशन कॉजेज नेग्लिजिबल चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रेशियो को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं, अल्फा कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि अल्फा क्या होता है? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। तो कंडक्टिविटी का रेशियो क्या देता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देता है। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस के डिक्रीज करता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं और यहां पर इसका रिवीजन भी हो गया। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग and see you in the next video. Happy learning.